हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये यूटेट पेपर सेकंड के लिए एसएसटी से रहने वाली है। और इस क्लास में हम एसएसटी के लिए क्या करने वाले हैं, मैराथन क्लास करने वाले हैं। और ये हमारी मैराथन क्लास नंबर 2 रहने वाली है। अगर आपने इससे पहले वाली मैराथन क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को भी जरूर जाकर देख सकते हैं। और उस क्लास में हमने क्या किया है, जो क्लास 8 है, क्लास 8 की ज्योग्राफी को कंप्लीट किया है। और इससे पहले वाली जो हमारी प्रैक्टिस सेट क्लासें थी उनमें हमने क्लास 6 की हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी को कंप्लीट किया है। और साथ में क्लास 7 की पॉलिटिकल और ज्योग्राफी को कंप्लीट किया है। इससे पहले कि आप 18 क्लासों को उन्हें भी देख सकते हैं और साथ में आप मैराथन क्लासों को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास की। क्लास को शुरू करने से पहले साथियों, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों हम थोड़ा सा हिंदी दिवस के बारे में जान लेंगे कि हिंदी दिवस से आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है या हिंदी से आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आज कौन सा दिवस है, तो आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। आज कौन सा दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगर हम बात करें कि ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आज ही के दिन 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब अगर हम बात करें कि विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, अगर हम बात करें विश्व हिंदी दिवस की कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब, 10 जनवरी। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब अगर हम बात करें कि इसके अलावा यहां से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसके अलावा प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो हिंदी है, हिंदी का वर्णन भारत के संविधान के कौन से अनुसूची में किया गया है। तो अगर हम बात करें कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। उन 12 अनुसूचियों में से जो अनुसूची नंबर 8 है या 8वीं जो अनुसूची है, उसमें किसका वर्णन किया गया है, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है, 22 भाषाओं या भाषाएं। ठीक है, उसमें क्या है, 22 भाषाएं हैं। और उन 22 भाषाओं में से हिंदी भी क्या है, एक है। इन 22 भाषाओं में से हिंदी भी क्या है, एक भाषा है जिसका वर्णन 8वीं अनुसूची में किया गया है। अब अगला प्रश्न 8वीं अनुसूची से किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ या मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची थी, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का वर्णन था, तो मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितने, 14 भाषाओं का वर्णन था। और 8 भाषाओं को 3 अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया। और वर्तमान समय में अब कितनी हो जाएंगी, 22 हो जाएंगी। ठीक है, 3 अलग अलग क्या करें, संविधान संशोधन। ठीक है, 3 अलग अलग क्या करें, संविधान में संशोधन करें। उन 3 संशोधनों में 8 नई भाषाओं को किसमें जोड़ा, 8वीं अनुसूची में जोड़ा। और वर्तमान समय में कितने भाषाओं को संवैधानिक दर्जा है, तो 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा है। ठीक है, और अगला प्रश्न अब किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हिंदी है, हिंदी का वर्णन कौन से भाग में किया गया है। ठीक है, तो अगर हम भाग की बात करें तो भाग जो 17 है, भाग 17 में किस चीज का वर्णन किया गया है, राजभाषा का वर्णन किया गया। अगर हम बात करें भाग 17 में किसका वर्णन है, राजभाषा। ठीक है, राजभाषा। और अगर हम बात करें कि हमारी राजभाषा कौन सी है, तो हमारी राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। हमारी राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा ना होकर कौन सी भाषा है, राजभाषा है। अब अगर हम बात करें कि जो भाग 17 है और भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है, तो अगर हम बात करें कि कितने से कितने अनुच्छेद में राजभाषा का वर्णन या हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है, तो अगर हम अनुच्छेद की बात करें, तो साथियों अगर हम अनुच्छेद की बात करें, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो 343 से और 351,
343 से 351 में किस चीज का वर्णन किया गया है? राजभाषा का वर्णन किया गया। अगर हम बात करें कि ये राजभाषा किसे कहते हैं, तो राजभाषा का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, सरकारी जो कामकाज है वो हम जिस भाषा में करते हैं तो उस भाषा को ही क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। तो साथियों, यहां से आपको हिंदी से अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न आपको किसमें, सब्जेक्ट में भी पूछे जा सकते हैं, एसएसटी में भी पूछे जा सकते हैं, और साथ में आपको हिंदी पेडालॉजी या हिंदी ग्रामर के रूप में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदी को अगर आपने क्या लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 के रूप में लिया है, और इसी प्रकार से ये प्रश्न आपको यहां से लैंग्वेज सेकंड के रूप में अगर आपने संस्कृत या किसको रखा है, इंग्लिश को रखा है, तो वहां से भी दोस्तों, वहां पे भी यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप क्या करें, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे कहीं पर नोट करेंगे, ताकि पेपरों में अगर यहां से प्रश्न पूछा जाता है तो आप प्रश्न को गलत ना करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए पहला प्रश्न। और इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जो क्लास 8th की जो पॉलिटिकल साइंस है, क्लास 8th की पॉलिटिकल साइंस को हम क्या करने वाले हैं साथियों, पूरा के पूरा कवर करने वाले हैं या कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में कब शामिल किया? तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, हमें ऑप्शन दिया गया है 1932, ऑप्शन दिया है कि 1934, और ऑप्शन दिया गया है 1936, और ऑप्शन है हमारे पास कितना, 1938। तो साथियों, आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो साथियों, अगर हम बात करें कि जो भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान सभा, ठीक है, भारतीय संविधान सभा के लिए जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, उन्होंने पहली बार अधिकृत नीति कब शामिल की अपने उसमें कि हमें क्या चाहिए कि संविधान सभा चाहिए या इसका गठन करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 2 है, बी है, 1934 में पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या करी, संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार क्या करी, अधिकृत नीति में अपने क्या करा, शामिल करा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया। हमारे पास पहला ऑप्शन है 1946, और अगला है कि 15 अगस्त 1947, अगला है कि 26 जनवरी 1950, और अगला है कि 26 नवंबर 1950। तो साथियों, जो ये 4 की 4 डेटें हैं, यहां से आपको अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम चारों के चारों तरीकों को जानने वाले हैं। अगर हम बात करें कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ साथियों, हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो संविधान बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें ये बनकर तैयार हो जाता है, या इस प्रकार से फिर अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान बनने में कितना समय लगा। अगर हम अब समय की बात करें कि कितना लगा, तो 2 वर्ष, ठीक है, कितना, 2 वर्ष और 11 माह, ठीक है, 11 माह और 18 दिन। ठीक है, हमारे संविधान को जो बनने में समय लगा वो कितना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का क्या लगा, समय लगा। ठीक है, तो हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, हमारा संविधान क्या हो गया, लागू। अगर हम बात करें कि संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। बनकर इस दिन तैयार हुआ और लागू कब हुआ, 1950 को हुआ। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को हम क्या होते हैं, आजाद होते हैं। ये हमारा क्या है, आजादी वाला दिन है भाई। ठीक है, इस दिन हम आजाद होते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो कब, दिसंबर 1946 को क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और साथ में साथियों, आपको ये दूसरी जो दिनांकें हैं, डेटें हैं, ये भी क्या रखनी है, याद रखनी है। 15 अगस्त 1947 हम आजाद हुए, तो ये तो हर कोई क्या है, कर ही लेगा। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, तो हमारा संविधान लागू हो गया। और अगर हम बात करें हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया। और तैयार होने में
कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, यह भी प्रश्न पूछा गया है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस भी कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है साथियों, संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आपको अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जो प्रश्न है वो हमने इस प्रकार से प्रश्न रखे हैं कि जो प्रश्न पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं, और जो साथ में हमने ऑप्शन भी रखे हैं, उन ऑप्शनों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस क्लास को क्या करना है, ध्यानपूर्वक देखना है, और साथ में साथियों आपको एक कॉपी और पेन भी ले लेनी है, ताकि आप चीजों को नोट भी कर पाए। नहीं तो हम बहुत जल्दी चीजों को क्या कर लेते हैं, भूल लेते हैं, कि अगर हम चीजों को नोट नहीं करते हैं। और साथ में एक कॉपी पेन इसलिए भी रखें कि आप क्या करेंगे, 1 से और कितने तक नंबरिंग करेंगे, लगभग 28 प्रश्न हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो 1 से 28 तक आप नंबरिंग करेंगे, और साथ में आप ये भी देखेंगे कि आपके 28 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ऐसा करने से आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, जिनको फिर भी लगता है कि जिन्होंने अभी तक हमारा नोट्स नहीं लिया है, और अगर नोट्स को लेना चाहते हैं, अगर आप चीजों को थ्योरी के रूप में इस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं जो हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो आप हमारा नोट्स ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9808936634, ये हमारा क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं, और इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वहां पर आपको नोट्स मिल जाएगा, और नोट्स की फीस ज्यादा नहीं है, मात्र कितना, 250 रुपए है। 250 रुपए में आपको कौन कौन से नोट्स मिलेंगे, एक एसएसटी मिलने वाला है। ठीक है, एसएसटी की अगर आप सिंगल नोट्स लेना चाहते हैं तो 150 है, और इसी प्रकार से अगर आप सीडीपी लेना चाहते हैं तो सीडीपी की मात्र फीस कितनी है, 50 रुपए। इसी प्रकार से अगर आप हिंदी पेडालॉजी या हिंदी ग्रामर को लेना चाहते हैं तो उसकी फीस भी कितनी, 50 रुपए रहने वाली है। तो इस प्रकार से ये टोटल कितना हो जाएगा, 250। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए, और यहां पर आप हमें मैसेज कीजिए, और आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। साथियों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जितने भी चारों के चारों ऑप्शन हैं, चारों के चारों ऑप्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। हमें प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है, तो पहली बैठक की अगर हम बात करें तो पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार पूछा भी गया है। अब हम थोड़ा सा 9 दिसंबर 1946 को भी और डिटेल में समझ लेंगे। अब 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की क्या होती है, बैठक होती है, या भारतीय संविधान सभा की बैठक होती है। और इस भारतीय संविधान सभा की बैठक में क्या होता है, पहले दिन कि सभा को चलाने के लिए क्या चाहिए, अध्यक्ष चाहिए, संविधान सभा का अध्यक्ष चाहिए। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया जाता है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। तो यह भी बहुत बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। कब, 9 दिसंबर 1946 को। क्यों बनाया गया, क्योंकि संविधान को चलाने के लिए या संबोधित करने के लिए कोई हमें क्या चाहिए, अध्यक्ष चाहिए। और इसे फ्रांस की तर्ज पर बनाया गया कि जो संविधान सभा के सबसे क्या होंगे, सीनियर आदमी होंगे एज के दृष्टि से, उन्हें क्या बनाया गया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो यहां से आपको 2 प्रश्न होंगे। ठीक है, अब हम अगले ऑप्शन को जानने वाले हैं। अगला जो ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या था, संविधान सभा की दूसरी बैठक। अगर हम बात करें पहली बैठक और ये दूसरी बैठक के दिन हुआ क्या, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया, संविधान सभा का निर्वाचित सदस्य। इस दिन इन्हें क्या किया गया, संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, स्थायी
अगर हम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और इन्हें कब निर्वाचित किया गया, तो 11 दिसंबर 1946 को, और इस दिन संविधान सभा की दूसरी बैठक कह सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से साथियों अगर हम बात करें, अब यहां से बहुत बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, स्थायी कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं, ठीक है। अगर हम अस्थायी की बात करें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया, इस दिन संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव, ठीक है, उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया, ठीक है। और जिसे हम उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया, इसे ही आज हम वर्तमान समय में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यह भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि जो उद्देशिका प्रस्ताव है वो संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया। कब किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, ठीक है। अब अगला ऑप्शन है कि 22 जनवरी 1947, तो 22 जनवरी 1947 को जो ये प्रस्तावना है या उद्देशिका प्रस्ताव है, ठीक है, इस प्रस्ताव को क्या किया गया, सर्वसहमति के द्वारा, सर्वसहमति, ठीक है, इसे सर्वसहमति के द्वारा क्या किया गया, स्वीकार किया गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर, और आशा करता हूं कि यहां से आप 4 के 4 ऑप्शनों को अच्छे से समझ गए होंगे, और 4 के 4 ऑप्शनों में से भी अलग अलग प्रकार से क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ये भी क्या कर लेंगे, समझ गए होंगे। साथियों ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है मामला, चलो ठीक है, हो गया सही, ठीक है। अभी नया नया हम स्मार्ट बोर्ड पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा कुछ अपने आप से ही कभी हो जाता है, गड़बड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों आगे की ओर। और हमने जाना, पहले से भी हमने जाने कि 2 प्रश्न बन गए। कौन कौन से 2 प्रश्न, एक तो पहली बैठक प्रश्न पूछा जा सकता है, और इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला जो साथियों प्रश्न है, ये प्रश्न नेपाल से संबंधित है, और नेपाल से संबंधित आप आजकल नेपाल को चर्चा में सुन भी रहे होंगे, ठीक है। तो प्रश्न है कि नेपाल कब एक लोकतांत्रिक देश बना। तो अगर हम बात करें नेपाल कब, 2008, 2006, 2008, 2015 या उपयुक्त सभी क्या है असत्य। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि नेपाल 2008 में एक क्या बना, लोकतांत्रिक देश बना। और 2015 में जो नेपाल है, नेपाल अपने नए संविधान को क्या करता है, लागू करता है, या नया संविधान बनाता है 2015 में। तो साथियों यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। और नेपाल में आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा क्या चल रहे हैं, दंगे चल रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और दंगे होने के कारण आपको पता होंगे ही कि दंगे होने के कारण क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, लोकतांत्रिक समाजों में प्राय ऐसे नियम तय कौन करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो लोकतांत्रिक समाज है, लोकतांत्रिक समाज में ऐसे नियमों को कौन तय करता है जिसमें हम क्या करें कि जो राजनेता है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, इनके द्वारा सत्ता का दुरुपयोग को रोका जा सके। हमारे पास पहला ऑप्शन है कि राष्ट्रपति ऐसे काम करेगा कि राष्ट्रपति इनके जो सत्ता है या इनके द्वारा जो गलत काम किए जा रहे हैं राष्ट्रपति के द्वारा रोके जाते हैं, या प्रधानमंत्री के द्वारा रोके जाते हैं, या संविधान के द्वारा रोके जाते हैं, या सभी के सभी क्या है भाई, असत्य है। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो हमारा देश का संविधान सभा है, हमारे देश की संविधान सभा क्या करती है, इस प्रकार के इनके जो काम है उनको रोकती है। नहीं, जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान क्या करता है, हमारे संविधान में जो शक्तियां हैं, शक्तियों का वर्णन किया गया है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी। प्रधानमंत्री के पास कितनी शक्ति होगी, या शिक्षा मंत्री के पास कितनी शक्ति होगी, राष्ट्रपति के पास कितनी शक्ति होगी। तो कोई भी नेता क्या नहीं कर सकता है,
जो संविधान में बातें लिखी गई है या नियम कानून लिखे गए हैं उनके उलट काम नहीं कर सकता है, और अगर ऐसा करता है तो उन्हें सजा भी मिलती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और उन्हें रोकता कौन है? तो हमारा जो संविधान है, संविधान में इस प्रकार के नियम कानून बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 8। ओहो 8 नहीं 6। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथियों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत बहुत बार पूछे भी गए हैं। ऐसा अनुच्छेद कौन सा है जिसमें धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर या जन्म के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा, या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा वर्णन हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अगर साथियों हम बात करें अनुच्छेद 14, बहुत बार यह भी पूछा गया है, तो विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब क्या होता है? कानून, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, तो कानून के समक्ष समानता का वर्णन कहां किया गया है? अनुच्छेद 14 में किया गया है। बहुत बहुत बार यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विधि के समक्ष समानता का वर्णन भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 14 में किया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 में ही यह वर्णन किया गया है कि किसी के साथ भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या भाषा या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसका वर्णन किस में? अनुच्छेद 15 में किया गया है। तो अनुच्छेद जो 15 या बी, इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अनुच्छेद 16, तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समान अवसर, लोक नियोजन में सभी को क्या मिलेंगे? समान अवसर मिलेंगे। ऐसा वर्णन हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 16 में किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 17, तो अनुच्छेद 17 में किस चीज का वर्णन किया गया है? छुआछूत का वर्णन किया गया है। ठीक है, कि भारत में अब कोई भी जाति या धर्म के आधार पर किसी के साथ क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसा वर्णन कहां पर है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 पर है। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और आशा करता हूं कि ये चारों के चारों अनुच्छेद आप अच्छे से समझ गए होंगे और पेपरों में यहां से प्रश्न पूछे भी गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, उपाधियों के अंत का वर्णन कौन से संविधान अनुच्छेद में किया गया है? तो साथियों ये प्रश्न होना था कि जो उपाधियों का अंत है, उपाधियों के अंत का वर्णन हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमें पहला पूछा गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 18, और अगला है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 32। तो साथियों अगर हम बात करें अनुच्छेद 32, तो अनुच्छेद 32 में किस चीज का वर्णन किया गया है? संवैधानिक उपचारों का वर्णन, संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का वर्णन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे कितने अधिकारों की संख्या कितनी है साथियों? वर्तमान समय में कितने? 6 मौलिक अधिकार है, और 6 मौलिक अधिकारों में से अगर हमें शुरुआत के 5 अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो हम ये 6 नंबर का मौलिक अधिकार है, इसके तहत हम क्या कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसका वर्णन हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 32 में किया गया है। ठीक है, और जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 को ही क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने इसे क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। तो साथियों प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, और अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साथ में न जोड़कर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना, ठीक है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, हमारे संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर प्रश्न में जोड़ दिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा है। इसी प्रकार से साथियों अगर हम बात करें अनुच्छेद 24 कि अनुच्छेद 24 में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 24 में किस चीज का वर्णन है? 14 से कम
वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, या कम आयु के जो बच्चे हैं उनसे किसी भी प्रकार का जोखिम कार्य नहीं करा सकते हैं। 14 से कम वर्ष के जो बच्चे हैं उनसे हम किसी भी प्रकार के जोखिम कार्य नहीं करा सकते हैं, जैसे फैक्ट्री में हो गया या कहीं पर भी हम क्या नहीं करा सकते हैं, जोखिम भरे कार्य नहीं करा सकते हैं। अगर साथियों हम बात करें कि अनुच्छेद 20 में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो अपराध के संबंध में, अपराध के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में क्या है, संरक्षण की, अगर अपराध के संबंध में दोष सिद्धि के लिए क्या है, संरक्षण का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 20 में है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अनुच्छेद 18 में, तो अनुच्छेद 18 में ही उपाधियों का जो अंत है, उपाधियों के अंत का वर्णन अनुच्छेद 18 में किया गया है। तो साथियों आशा करता हूं कि आप ये चारों के चारों ऑप्शन को अच्छे से समझ गए होंगे और साथ में ये भी समझ गए होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को कहा है। और इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछे जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और ये चारों के चारों जो अनुच्छेद है इन्हें भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा, 8, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि भारतीय संविधान के जनक निम्न में से किसे कहा जाता है, कि भारतीय संविधान के जनक निम्न में से किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को कहा जाता है, या नेहरू जी को कहा जाता है, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। साथियों अगर हम बात करें महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के क्या बने, पहले उपराष्ट्रपति, ये क्या बने, पहले उपराष्ट्रपति बने, ठीक है, उपराष्ट्रपति बने। और उसके बाद दूसरे नंबर के ये क्या बने, हमारे देश के राष्ट्रपति। पहले नंबर के राष्ट्रपति हमारे देश के कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे नंबर के जो राष्ट्रपति बने वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने। और अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में हमारे नए उपराष्ट्रपति कौन बने, और अभी कुछ दिन पहले ही बने हैं, 2-4 दिन पहले ही बने हैं, तो सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन क्या बने, हमारे देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है, वर्तमान समय में, ठीक है, अभी। और ये हमारे देश के कौन से नंबर के, तो 15वें नंबर के जो क्या बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं। तो 15वें नंबर के अभी वर्तमान में कौन है, सीपी राधाकृष्णन। और इसी प्रकार से अगर हम पहले नंबर की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले हो जाएंगे, और 15वें कौन से हो जाएंगे, तो सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे भाई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगर हम नेहरू जी की बात करें तो ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भाई, प्रधानमंत्री, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन, डॉक्टर नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ नेहरू नेहरू 2 बार हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या है, संविधान सभा के जो जनक कहा जाता है वो डॉक्टर BR अंबेडकर जी को ही कहा जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो संविधान सभा है, ठीक है, संविधान सभा, बहुत सारे साथी इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। लेकिन जो भीमराव अंबेडकर जी थे, तो भीमराव अंबेडकर जी क्या थे, जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति, बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो डॉक्टर BR अंबेडकर। और अगर हमें पूछा जाए कि संविधान सभा के अध्यक्ष, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों में अंतर देखना में, तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और पूरी संविधान सभा में कितनी, पूरे संविधान सभा में 7 बड़ी समितियां और 13 छोटी समितियां थी। तो उन
7 समितियों में से एक कौन सी थी? प्रारूप समिति भी थी, और उन प्रारूप समिति के डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर क्या थे? जनक थे या अध्यक्ष थे, और संविधान सभा का इन्हें जनक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 9, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 9 है साथियों कि सरकार के अंग कौन कौन से हैं? कि सरकार के, सबसे पहले तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के 3 अंग हैं, और 3 अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी के सभी ये क्या है? सरकार के अंग है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें विधायिका, विधायिका का काम क्या होता है? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो विधायिका क्या करती है? जो कानून बनाने का काम है। कानून बनाने का काम किसका है? कानून बनाने का काम किसका है साथियों? विधायिका का है। अगर हम बात करें कार्यपालिका, तो कार्यपालिका उन कानूनों को क्या करती है? लागू करने का काम करती है। लागू कौन करती है? कार्यपालिका। अगर हम बात करें न्यायपालिका, तो न्यायपालिका क्या करती है साथियों? उन कानूनों की समीक्षा करती है। समीक्षा कि कानून सही बने भी है या नहीं बने हैं, और अगर कोई सा कानून न्यायपालिका को ऐसा लगे कि ये कानून ठीक नहीं है, तो ऐसे कानून को क्या करना पड़ता है? हटा देते हैं या रद्द कर देते हैं। मान लो कि एक कानून बनाया कि जो हमारा संसद है, संसद में इस प्रकार का कानून बनाया विधायिका ने कि जो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चों को सभी को क्या दिया जाए? दिन का खाना। अभी तो दिन का खाना कौन से क्लास तक दिया जाता है? क्लास 8 तक दिया जाता है। अगर इस प्रकार का संसद कहलाती है, जो हमारी संसद है, संसद में विधायिका एक इस प्रकार का कानून बनाती है कि कक्षा 12 तक के जितने भी बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको फ्री में क्या दिया जाए? दिन का खाना दिया जाए। ठीक है, तो अगर ये कानून बन जाता है तो ठीक है। अगर मान लो कि ये कानून किसे न्यायपालिका को अच्छा ना लगे, तो ये कानून क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हमें मिल गया है ऑप्शन नंबर 4, और ये भी हम समझ गए हैं कि कानून कौन बनाता है? तो विधायिका कानून बनाती है, और कार्यपालिका उन्हें क्या करती है? लागू करती है, और न्यायपालिका उनकी क्या करती है? समीक्षा करती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा? 10, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 है साथियों कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान का मतलब हो जाएगा कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 6 थी, 7 थी, 8 थी, या उपरोक्त सभी के सभी क्या है? वही सत्य है। तो साथियों अगर हम बात करें कि मूल संविधान में अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। कितनी? 7 थी। और अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में कितने अधिकार है या कितने मौलिक अधिकार है, तो वर्तमान समय में जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं? 6 है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में 6 है, पहले 7 थे, तो कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया? तो जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है उसे क्या किया गया साथियों? मौलिक अधिकारों से हटाया गया। अगर अब हम बात करें कि कब हटाया गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बहुत बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है कि जो संपत्ति का अधिकार है इसे मौलिक अधिकारों से कब हटाया है? तो साथियों अगर हम बात करें इसे कब हटाया है, तो 44वें संविधान संशोधन। तो जो 44वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ? इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 44वां संविधान संशोधन कब होता है साथियों? 1978 में होता है। और 1978 में क्या किया गया? जो संपत्ति का अधिकार है इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर कहां रखा गया? तो साथियों जो अनुच्छेद 300 ए है या 300 का क है उसमें रखा गया। तो साथियों ये भी यहां से क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। और मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 7। और 7 में से कौन से मौलिक अधिकार को हटाया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। और अगला प्रश्न साथियों यहां से किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का वर्णन, जब ये मौलिक अधिकार था उस समय कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन था? तो जो अनुच्छेद 31 है, अनुच्छेद 31 में किसका वर्णन था? तो मौलिक अधिकारों का नहीं, संपत्ति के अधिकार का वर्णन था। ठीक है, अब साथियों अगर हम बात करें कि जो ये मौलिक अधिकार है, मौलिक
अधिकारों का वर्णन भारत के संविधान के कौन से भाग, बहुत बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया कि कौन से भाग में किया गया है, तो भाग नंबर जो 3 है, भाग 3 में किस चीज का वर्णन है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और अगर हम अनुच्छेदों की बात करें कि कितने से कितने अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो साथियों अनुच्छेद 12 से और 35 के बीच जो मौलिक अधिकार हैं या जो अनुच्छेद है, इसमें किसका वर्णन है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर, और आपको अलग अलग प्रकार से यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और आशा करता हूं कि आपको क्लास में क्या आ रहा होगा, मजा और आ रहा होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस क्लास को बहुत से भी बहुत डिटेल में समझ रहे हैं और चारों के चारों ऑप्शनों को भी अच्छे से समझ रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे, अगर आपने इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहां से बहुत बहुत क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर, और अगला है कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है। हमारे पास पहला दिया गया कि अनुच्छेद 21, तो अनुच्छेद 21 में किस चीज का वर्णन है साथियों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है, या जिसे हम सीधा सीधा सिंपल भाषा में या साधारण भाषा में क्या कहते हैं, जीवन जीने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद किस में, 21 में किया गया है। जीवन जीने का या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 21 में है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि 21 का क, अनुच्छेद 21 का जो क है, ये इसमें किस चीज का वर्णन है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 21 के क में किया गया है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि इसके अंतर्गत कितने से कितने साल के बच्चों के लिए क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, तो जो 14 साल तक के बच्चे हैं, या हम कह सकते हैं कि 8वीं तक जो क्लासें हैं, 8वीं तक के क्लासों में जो सरकारी स्कूल होते हैं वहां पर फ्री में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो साथियों अगर हम बात करें अनुच्छेद 22, तो अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण का वर्णन अनुच्छेद 22 में किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अनुच्छेद 25, तो अनुच्छेद 25 से और अनुच्छेद 28 के बीच किस चीज का वर्णन किया गया है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो साथियों हम इसे भी डिटेल में समझ चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर कौन सा, 12। प्रश्न नंबर 12 है कि कौन से आम चुनाव में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो पहली बार पूरे देश में क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया, कि कौन से आम चुनाव में क्या किया गया, जो ईवीएम है इलेक्ट्रॉन वोटिंग मशीन का जो प्रयोग है वो पहली बार कब किया गया। हमारे पास पहला दिया गया है 2004 में, 2005, 2006, 2007। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये सही उत्तर हो जाएगा कि पहली बार जो आम चुनाव है, आम चुनाव में जो इलेक्ट्रॉन वोटिंग मशीन है उसका उसका प्रयोग पहली बार कब किया गया, तो 2004 में किया गया। तो साथियों आप बताएंगे कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन वोटिंग मशीन है उसका प्रयोग किया गया और कब किया गया, ये आप कमेंट में कमेंट बॉक्स करके हमें क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न है इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से दिख पाए और इसे हम डिटेल से समझ भी पाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 13 की ओर। संसद के कितने अंग हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो हमारा क्या है, संसद। ठीक है, संसद, संसद के कितने अंग हैं। तो साथियों अगर हम अंग की बात करें तो अंग कितने हैं, पहले हम अंग समझ लेते हैं। अंग कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कौन कौन से संसद के 3 अंग है, तो पहले में हम किसे रखेंगे, राज्यसभा को रखेंगे, राज्य सभा। ठीक है, राज्यसभा, और अगला हो जाएगा लोक सभा, और तीसरा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, ये संसद की क्या है, 3 अंग है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये संसद के क्या हो जाएंगे, 3 अंग हो जाएंगे। ठीक है, तो संसद के सही मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। अब अगला प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, संसद के सदन,
सदन। अगर हम बात करें कि संसद में कितने सदन हैं, तो संसद में अगर हम सदनों की बात करें तो 2 सदन हैं। 2 सदन कौन कौन से? एक हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा, राज्यसभा, और अगला हो जाएगा लोक, ठीक है, सभा। लोकसभा और राज्यसभा ये क्या है? संसद के 2 सदन हैं। अब यहां से किस किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछा जा सकता है, सारी के सारी बातें हम क्या समझने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं। अगर हम बात करें कि जो संसद है, संसद का वर्णन हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 79 में किया गया है या 79 में किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा का वर्णन हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 80 में किया गया है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि लोकसभा का वर्णन हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 81 में किया गया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो लोकसभा या राज्यसभा है, लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो अधिकतम कितनी होती है, तो 550। और अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में कितनी, तो 545। और अगर हम बात करें कि जो राज्य है, राज्यों से कितनी होगी, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे कितनी होगी, तो ये हमने इससे पहले वाली क्लासों में समझा था। ये हमने समझा था कि 530 राज्यों से होंगी और 20 कहां से होंगी, केंद्र शासित प्रदेशों से होंगी, ठीक है। इसी प्रकार से साथियों अगर हम बात करें किसकी, राज्यसभा की, तो राज्यसभा के टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 250 हो सकते हैं। और अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में 245। अब अगला प्रश्न यहां से किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। जो साहित्य या कला या विज्ञान के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में क्या होता है, उत्तम होता है या अग्रणीय होता है, या जिसने देश को इन सब चीजों में क्या दिया हो, बड़ा योगदान दिया हो, तो उन्हें राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, ऐसे 12 सदस्यों को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। किसमें, राज्यसभा में। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब साथियों थोड़ा सा हम और डिटेल में जाएंगे। क्या डिटेल में जाएंगे, अब हम समझेंगे कि जो लोकसभा है, लोकसभा में कितने एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण है, लोकसभा में एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित रहती है या एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित रहती है। तो साथियों अगर हम बात करें एससी के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित रहती है, तो 84 सीटें आरक्षित रहती है। इसी प्रकार से अगर साथियों हम बात करें कि एसटी के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित रहती है, तो 47 सीटें क्या रहती है, आरक्षित रहती है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा में हमने जाना कि एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें क्या है, आरक्षित है, तो एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटें। अब हम इसी प्रकार से जानेंगे कि जो हमारी विधानसभा है, ठीक है, जो हमारी विधानसभा है, कि विधानसभा में कितनी सीटें एससी के लिए आरक्षित है और कितनी सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। तो साथियों अगर हम विधानसभा में एससी की बात करें कि एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो कितनी सीटें हो जाएगी, 13 सीटें आरक्षित है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 2 सीटें आरक्षित है। टोटल विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित है, 15 सीटें आरक्षित है, ठीक है। तो साथियों यहां से आपको अलग अलग प्रकार से क्या पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हम थोड़ा सा इससे भी डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, तो और क्या समझ सकते हैं, और हम ये समझ सकते हैं कि जो अपना उत्तराखंड राज्य है, ठीक है, उत्तराखंड में या उत्तराखंड से जो राज्यसभा है, राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 3 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, या 3 सीटें हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि लोकसभा के लिए अपने उत्तराखंड से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 5 सदस्य चुने जाते हैं।
लोकसभा में 5 सदस्य चुने जाते हैं और जो राज्यसभा है राज्यसभा में 3 सदस्य चुने जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संसद है, संसद के लिए हम अपने उत्तराखंड से कितने सदस्य भेज रहे हैं, तो 8 सदस्य भेज रहे हैं। तो साथियों ये हमने डिटेल में समझ लिया और यहां से आपको अलग अलग प्रकारों से क्या पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में प्रश्न पूछे भी गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और आशा करता हूं कि आप इन सब चीज़ों को डिटेल में समझ रहे होंगे और साथ में आप क्या कर रहे होंगे, क्लास में आनंद ले रहे होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। आइए समझते हैं कि भारतीय संसद के कितने सदन। तो अभी हमने समझ लिया, सदन हमने समझ लिया कि जो संसद है, संसद के अगर हम बात करें किसकी, सदन की बात करें तो सदन कितने होंगे संसद के, तो सदन 2 होंगे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और अगर हम अंग की बात करें तो अंग 3 हो जाएंगे, राज्यसभा और जो राष्ट्रपति हैं और जो लोकसभा है, ये संसद के 3 अंग, अंग 3 और सदन 2। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है साथियों ये। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, ओहो नीचे वाला प्रश्न था कि भारतीय संसद के कितने सदन, तो कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले में चले गए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो साथियों प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 15। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि 2024 का लोकसभा चुनाव कौन से नंबर का लोकसभा चुनाव था, कि जो 2024 में क्या हुआ है साथियों, लोकसभा का जो चुनाव हुआ है वो लोकसभा चुनाव कौन से नंबर का था, 16वें नंबर का था या 18वें नंबर का था या 17वें नंबर का था या 19वें नंबर का था। तो साथियों अगर हम बात करें वो कौन से नंबर का चुनाव था या लोकसभा चुनाव था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वो 18वें नंबर का था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर और अगर हम बात करें कि 2029 में क्या होने वाला है, लोकसभा का कौन सा 19वां चुनाव होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 16। साथियों प्रश्न नंबर 16 है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें आरक्षित है। हमने इससे पहले वाले क्लासों में इसे क्या मतलब इससे पहले वाले प्रश्नों में क्या कर लिया, इसे अच्छे से समझ ही लिया। अब तो आप इस प्रश्न का गर्दा उड़ा दोगे भाई हैं। तो प्रश्न है कि अनुसूचित जाति, हमें ध्यान रखना है एक अनुसूचित जाति होता है और अगला एक अनुसूचित जनजाति। ठीक है, एक जनजाति और एक दोस्तों क्या है, जाति। अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये एसटी और अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एससी। ठीक है, आपको यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो कितनी, 84 सीटें आरक्षित है। अगर हम बात करें कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 47 सीटें आरक्षित है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि लोकसभा में जो अपने उत्तराखंड से कितने सदस्य चुने जाते हैं, 5 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं और 3 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं और टोटल जो हमारे यहाँ से सांसद होते हैं वो 8 सांसद होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर और आशा करता हूं कि आप ये प्रश्न भी अच्छे से समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 17। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। किसकी बात हो रही है, अनुसूचित जनजाति। जनजाति का मतलब क्या हो जाएगा, एसटी। एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो इससे पहले वाले उसमें हमने जाना कि एसटी के लिए कितनी, 2 सीटें आरक्षित है और 2 सीटों में से भी एक देहरादून के चकराता से है, देहरादून के चकराता से है। ठीक है, और अगले कहां, जो उधम सिंह नगर है, उधम सिंह नगर के जो नानकमत्ता है। ठीक है, नानकमत्ता से है। ठीक है, तो साथियों ये 2 सीटें किसके लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और अगर हम बात करें ये 13 सीटें किसके लिए है, तो ये एससी के लिए आरक्षित है। और अगर हम बात करें ये 47 सीटें हैं, तो 47 सीटें लोकसभा में, ठीक है,
लोकसभा के लिए किसके लिए आरक्षित है? तो ये भी अनुसूचित जनजाति, लेकिन कहां? लोकसभा। अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा में इतनी सीटें एसटी के लिए या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, आइए समझते हैं कि रोलट एक्ट कब लागू किया गया। ठीक है, तो कब लागू किया गया था? तो रोलट एक्ट दोस्तों हमारे पास पहला ऑप्शन है 10 मार्च 1919, 13 अप्रैल 1919 और 10 मार्च 1819, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अगर हम बात करें रोलट एक्ट कब लागू किया गया, तो 10 मार्च 1919, और इसी के विरोध में, रोलट एक्ट के विरोध में लोग क्या हुए? एकत्रित होने लग गए। और जब लोग क्या हुए? एकत्रित हुए, तो जलियांवाला हत्याकांड बाग कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। इसके विरोध में, रोलट एक्ट के विरोध में लोग जब एकत्रित हुए, और जहां एकत्रित हुए तो जो जलियांवाला हत्याकांड बाग है वो इसी से संबंधित है कि जब लोग क्या हुए? इसके विरोध में एकत्रित हुए, तो जो जनरल डायर है, जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को क्या कर दिया? निहत्थे जनता पर क्या कर दिया साथियों? गोलियां चलाने का आदेश दिया गया, और सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, तो आपको क्या रखना है? जलियांवाला हत्याकांड बाग भी याद रखना है कि 13 अप्रैल 1919, और रोलट एक्ट कब लागू हुआ? तो 10 मार्च 1919। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो साथियों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 19। आइए समझते हैं कि घरेलू हिंसा कानून कब बनाया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि घरेलू हिंसा कानून कब बनाया गया। हमारे पास पहला ऑप्शन है 2004 और 2005 और 2006, और डी है मतलब इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि घरेलू हिंसा कानून कब बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 2005। ठीक है, और अगर साथियों हम बात करें कि हिंदू अधिनियम 2006, हिंदू अधिनियम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिनियम। ठीक है, हिंदू अधिनियम 2006 कब लागू हुआ? तो 2006 में हुआ, या 2006 में क्या कानून बना? हिंदू अधिनियम 2006 बना। और इस कानून में क्या प्रावधान था कि पिता की मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद जो संपत्ति है, संपत्ति बेटा, बेटियों और उसकी मां में बराबर हिस्सों में बंटेगी। अगर हम बात करें 2006 से पहले, जब तक ये अधिनियम नहीं बना था, तो उससे पहले जो संपत्ति है, संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे माना जाता था? तो बेटे को माना जाता था। लेकिन 2006 का जो हिंदू अधिनियम है, इसके तहत क्या है कि जो संपत्ति है, संपत्ति पिता के मृत्यु के बाद बेटा, बेटी और उनकी मां में बराबर हिस्से में बंटेगी। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर बी, और साथ में आपको 2006 का अधिनियम भी याद रखना है। इसमें पिता की मृत्यु के बाद जो संपत्ति है, संपत्ति बेटा, बेटी और मां में बराबर बंटेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 20। आइए समझते हैं। तो साथियों प्रश्न नंबर 20 है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार निम्न में से किसके पास है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बहुत बार पूछा भी गया है कि न्यायिक जो समीक्षा का अधिकार है वो निम्न में से किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है, न्यायपालिका के पास होता है, उपयुक्त सभी। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो साथियों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 21। साथियों भले ही हम नाम के लिए इसमें कितने प्रश्न कर रहे हैं, 28 प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले वाले जो हमने प्रश्न करे थे उनमें जो 4-4 ऑप्शनों को हमने समझा था, तो हम ये कह सकते हैं कि 28 के 3 गुना या 4 गुना हमने इस क्लास में क्या कर लिए? प्रश्नों को समझ लिया। ठीक है, भारतीय न्यायिक प्रश्न है कि भारतीय न्यायपालिका का जो आकार है वो किस प्रकार का है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और सीटेट में ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया है। ठीक है, और यूटेट में भी पूछा जा सकता है कि जो भारतीय न्यायपालिका है उसका आकार किस प्रकार का है। हमें पहला ऑप्शन दिया गया कि पिरामिड आकार का है, और दूसरा है कि त्रिभुज आकार है, और तीसरा है आयताकार आकार का है, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अगर हम बात करें कि जो भारत की न्यायपालिका है, भारत की न्यायपालिका का जो आकार है या संरचना है वो किस प्रकार की है, तो वो पिरामिड आकार की है। आप बोल रहे होंगे कि सर ये तो त्रिभुज लग रहा है, लेकिन ये त्रिभुज ना होकर यहां पर बीच में क्या है, इस प्रकार से है कि सबसे नीचे क्या होंगे? अधीनस्थ,
अधीनस्थ न्यायालय होंगे, और इसके बाद क्या होंगे, उच्च न्यायालय होंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है कि जो अधीनस्थ कोर्ट है, अधीनस्थ कोर्ट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी राज्य में, और उच्च न्यायालय है हर राज्य में क्या होगा, एक होगा या दो राज्यों के एक हो सकते हैं। अगर हम बात करें, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 15 उच्च न्यायालय है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है, और अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय तो पूरे भारत में एक ही होगा, और जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो नीचे के जो न्यायालय है वो परिवर्तन नहीं कर सकती है उनमें। अगर हम बात करें कि अधीनस्थ जो न्यायालय है उसका जो निर्णय है वो उच्च न्यायालय परिवर्तन कर सकता है, और उच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो एक बार निर्णय सुना दिया या नियम सुना दिया, वो इन तीनों को भी क्या करना होगा, इन दोनों को भी मानना होगा। तो ये जो क्या है, आकार है किसका, सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का हमारे देश में किस प्रकार का आकार है या संरचना है, तो पिरामिड आकार का है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। त्रिभुज मत लगा के आना साथियों, किस प्रकार का है, पिरामिड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 22, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई, कि जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई, 1862 और 1865 और 1962, और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले साथियों अगर हम बात करें उच्च न्यायालयों की, तो 3 उच्च न्यायालयों की जो स्थापना है वो कब होती है, 1862 में होती है। कौन कौन से, बंबई, मद्रास और अगला कलकत्ता। कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता और मुंबई या बंबई। ठीक है, बंबई, और अगला कौन सा हो जाएगा, मद्रास। मद्रास या इसे ये चेन्नई भी कहते हैं भाई। ठीक है, तो ये जो 3 क्या है, उच्च न्यायालय है, इनका जो स्थापना है वो कब होती है, 1862 में होती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यहां से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1962 में कौन कौन से उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई, तो कलकत्ता, और अगला कौन सा हो जाएगा, मद्रास, और अगला कौन सा था, बंबई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 23 की ओर, और आइए समझते हैं कि प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है या हमसे क्या पूछता है। चोरी, दहेज, औरतों को तंग करना, हत्या आदि को किस प्रकार के अपराध माना गया है। तो साथियों अगर हम बात करें कि चोरी और दहेज, औरतों को तंग करना और हत्या जैसी जो क्या है अपराध है, वो किस प्रकार के अपराध माने जाते हैं। तो साथियों अपराध 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फौजदारी अपराध। ठीक है, फौजदारी अपराध, और अगला कौन सा होता है, तो दोस्तों दीवानी ठीक है अपराध। तो अपराधों को 2 प्रकार या 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला कह सकते हैं फौजदारी कह लो पहला, या दीवानी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि फौजदारी अपराध में कौन से अपराध आते हैं, जो जानबूझकर किए गए, जैसे किसी की हत्या करना या चोरी करना या लड़कियों को छेड़ना। लड़कियों को छेड़ना भी जो अधिकार है वो किस में आता है, फौजदारी अधिकार में आता है, और इसमें कड़ी सजाएं सुनाई जाती है। और अगर हम बात करें कि दीवानी जो अधिकार है, तो दीवानी अधिकार में जो जानबूझकर क्या नहीं किए गए, अपराध ना किए गए या जाने अनजाने में हो जाता है, ऐसे अपराधों को किस में रखा जाता है, दीवानी अधिकारों में रखा जाता है या दीवानी अपराधों में रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों। और अगर हम बात करें कि जो घरेलू हिंसा है, या घरेलू हिंसा तो नहीं कह सकते हैं, या पति पत्नी में जो विवाद है, उन विवादों को दीवानी में रखा गया है। क्यों, क्योंकि हर घर में जो पति पत्नी है उनके बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और अगर यहां पर रखा जाता तो भारत के ये कह सकते हैं कि 40 से 50% जो पति है वो जेलों में होते हैं, इसीलिए उन्हें इसमें रखा गया है। लेकिन अगर लड़की को छेड़ना किस में रखा है, फौजदारी में रखा है, और अगर पति और पत्नी के बीच क्या है, विवाद है, उन्हें किस में रखा है, तो दीवानी में रखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा
चोरी करना, दहेज करना और किसी को तंग करना या हत्या करना, तो ये किस में आ जाएगा, फौजदारी। और यहां पर क्या लिखा गया है, अधिकारिकता कानून, तो इसे ही हम क्या कहेंगे भाई, फौजदारी कहेंगे। फौजदारी में इस प्रकार का क्या है, अपराध को रखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 28। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 28 से साथियों कि संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तारी व्यक्ति को निम्न में से मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। कि जो फौजदारी है, क्या है, जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 22 है और जो फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को किस प्रकार के मौलिक अधिकार, तो साथियों जो हमारे देश में क्या है, अपराधी भी होते हैं, अपराधियों को भी क्या है, मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। कि जो अपराधी भी होते हैं, अपराधियों को भी मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। तो जो अनुच्छेद 20 और जो अनुच्छेद 22 है, ये किससे संबंधित है, तो ये अपराधों से संबंधित ही है। ठीक है, तो पहला है कि गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से किया जा रहा है। कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है उसका ये अधिकार है कि वो ये जान सकता है पुलिस वालों से कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, तो वो उसका कारण जान सकता है। और अगला है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर जो नजदीकी क्या होगा, मजिस्ट्रेट होगा या न्यायालय होगा, उसके सामने क्या करना होगा साथियों, पेश करना होगा। इस प्रकार का भी क्या है भाई, अधिकार है। ऐसा नहीं करेंगे कि पुलिस वालों ने किसी को क्या करा, गिरफ्तार करा और सीधा कहां ले गए, चौकी ले गए, पुलिस थाने में ले गए और देते रहे, बजाते रहे हैं डंडे। तो ऐसा नहीं, कहां ले जाना होगा उसे, जो नजदीकी क्या होगा, कोर्ट होगा या अधीनस्थ न्यायालय होगा, 24 घंटे के अंदर उन्हें वहां पर क्या करना होगा, पेश करना होगा। अगला है साथियों कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह की दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। कि क्या है कि जो पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले क्या नहीं कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार कर रहे हैं, गिरफ्तारी के दौरान क्या नहीं कर सकते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं या उसे किसी भी प्रकार की यातनाएं नहीं सता सकते हैं। ऐसा भी अधिकार है किसके पास, जो अपराधी हो या जो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता हो। ठीक है, और अगर साथियों हम बात करें डी की कि उपयुक्त सभी कथन क्या है, सही है, तो ये उपयुक्त चारों के चारों जो कथन है या तीनों के तीनों जो कथन है, ये सही है। कि एक व्यक्ति के पास इस प्रकार का भी अधिकार होता है कि गिरफ्तारी के समय वो जान सकता है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। और इस प्रकार का भी अधिकार होता है कि 24 घंटे के अंदर क्या है, जो नजदीकी मजिस्ट्रेट है या न्यायालय है, वहां पर क्या करें, उसको पेश किया जाए। और अगला है कि गिरफ्तारी के समय जो पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले क्या नहीं कर सकते हैं, उससे जबरन गवाही नहीं दिला सकते हैं। कि आपने क्या कर लिया, किसी को बिठाया और कैमरे के पास जबरन क्या कर रहे हैं, पुलिस वाले बुलवा रहे हैं कि मैंने अपराध किया है, तो वो जो उसे क्या नहीं माना जाता है, न्यायालय में नहीं माना जाता है। कि अगर पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से जबरन किसी से क्या कर रहे हैं, गवाही दिला रहे हैं अपने ही प्रति, तो उसे न्यायालय नहीं मानता है। ऐसा भी अधिकार होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही उत्तर हो जाएगा। कि ऊपर के जो तीनों के तीनों कथन है, ये ऐसा अधिकार किसके पास है, जो फौजदारी कानून के तहत गिरफ्तार हो रहा होगा या जो हमारा अनुच्छेद 22 है उसके पास इस प्रकार के क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 25। आदिवासियों के संबंध में सत्य कथन को चुनना है। कि जो आदिवासी है, आदिवासी किसे कहते हैं, इसके संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन चुनना है। तो साथियों प्रश्न नंबर 25 को जानने से पहले या समझने से पहले, अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले क्या काम कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारा नोट्स नहीं लिया है और आप कम समय में क्या करना चाहते हो, यूटेट परीक्षा को पास करना चाहते हो, तो इससे पहले हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, उसे आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। 980893 और 6634 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप नोट कर सकते हैं और यहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको जो हमारा नोट्स है वो कम पीस पर या 250 रुपये में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो साथियों अगर आपने अभी तक हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और एक कमेंट नहीं किया है, तो पहले क्या कर दें,
वीडियो के नीचे वीडियो को रोक कर कॉमेंट करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, आपको हमारी ये क्लासें कैसी लगती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न था आदिवासियों के संबंध में सत्य कथन। पहला है कि मूल निवासी, मूल निवासियों को ही क्या कहा जाता है? आदिवासी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। और यह ऐसे समुदाय हैं जो जंगल के साथ जीते हैं या जंगल के सहारे जीते हैं, जंगल में रहकर जीते हैं, या जंगल से जो ये क्या करते हैं, अपनी जो आवश्यकताएं वो पूरी करते हैं, ठीक है। अगला है और आज भी उसी तरह रह रहे हैं या जी रहे हैं, ठीक है। और तीसरा है कि भारत की लगभग 8% आबादी क्या है? आदिवासियों की है, ठीक है। और अगला है कि उपयुक्त सभी के सभी कथन क्या है? सही है। तो उपयुक्त तीनों के तीनों कथन सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 26। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 26 है साथियों कि निम्नलिखित में से अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 या 1989 कौन सी जातियों से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है। तो साथियों हमें बताया गया कि अनुसूचित जाति के लिए या अनुसूचित जनजाति के लिए या अनुसूचित जाति के लिए, या दोनों कथन सत्य है या दोनों कथन असत्य है। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर जो 3 है, ये सही उत्तर हो जाएगा कि जो 1989 का जो अत्याचार निवारण अधिनियम है ये किससे संबंधित है? तो ये एससी और एसटी दोनों से संबंधित है। अगर हम बात करें एसटी और एससी, ये दोनों से क्या है? संबंधित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न रहने वाला है ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न रहने वाला है। और सेकंड लास्ट प्रश्न को करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, ठीक है। साथियों प्रश्न है कि अनुच्छेद 24 में किसका वर्णन किया गया है? तो हम समझ चुके हैं, इससे पहले वाले प्रश्नों में हम ये सारी चीजें डिटेल में समझ चुके हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। बाल श्रम का अधिकार, बाल श्रम का मतलब क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे हम क्या नहीं करा सकते हैं? बाल श्रम नहीं करा सकते हैं, अनुच्छेद 24। साथियों हमें अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 को दोनों को समझना जरूरी है, इनमें अंतर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत बार हम इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 23, तो अनुच्छेद 23 में किस चीज का वर्णन है? बलात् श्रम, ठीक है। और अनुच्छेद 24 में किस चीज का है कि जो बालक है, या हम कह सकते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनसे हम क्या नहीं करा सकते हैं? जो कि बड़े कार्य नहीं करा सकते हैं। और बलात् श्रम का मतलब क्या हो जाएगा कि हम किसी से बलपूर्वक श्रम नहीं करा सकते हैं। और इस प्रकार का कराते भी है लोग कि जो थोड़े से अमीर है या जो शारीरिक रूप से क्या है थोड़े अट्टे कट्टे हैं, वो अपने से कमजोर वर्ग के लोगों से क्या कराते हैं? बलपूर्वक श्रम कराते हैं। तो इस चीज का जो निषेध है या रोक है वो अनुच्छेद 23 में है कि हम बलात् श्रम का मतलब है कि हम किसी से बलपूर्वक श्रम नहीं करा सकते हैं। और अनुच्छेद 24 में किस चीज का वर्णन है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनसे हम किसी भी प्रकार के जोखिम कार्य नहीं करा सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 27 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हमें मिल गया होगा, कौन सा? कि बाल श्रम का अधिकार, कि हम क्या नहीं कर सकते हैं अनुच्छेद 24 के तहत कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से हम बाल श्रम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार अब है ही नहीं, और इसको कौन से में रखा गया है? 300A में रखा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों आज के अंतिम प्रश्न की ओर, और अंतिम प्रश्न को करने से पहले साथियों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए समझते हैं आज के अंतिम प्रश्न को।
अंतिम प्रश्न है साथियों कि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन जीने के मौलिक अधिकार का हिस्सा है संबंधित कौन सा वाद है? तो पहला है कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्यवाद 1991। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि पश्चिम बंग मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, तो साथियों ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है। प्राथमिक जो क्या है, प्राथमिक जो स्वास्थ्य सुविधा है, ये इससे संबंधित कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंग मजदूर समिति बनाम कौन सा पश्चिम बंगाल जो राज्य का वाद है, ये किससे संबंधित है, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अलगा टेलिसा, ठीक है, अलगा टेलिस बनाम मुंबई जो नगर है, ये जो वाद 1985 वाला है, ये किससे संबंधित है, तो साथियों ये किससे, आजीविका से संबंधित है कि जिस प्रकार से हमारा जीवन जीने का अधिकार है, उसी प्रकार से हमारा आजीविका का भी क्या है, आजीविका का भी क्या हमारा अधिकार है। ऐसा वाद कौन सा है, कौन से वाद ने ये माना है कि जो हमारी आजीविका है या जो रोजी रोटी है वो हमारा क्या है, अधिकार है। तो अलगा टेलिसा बनाम मुंबई राज्य नगर निगम का जो वाद है कौन सा 1985 वाला, उसने ये माना है कि आजीविका भी क्या है, हमारा क्या है, अधिकार है। इसी प्रकार से अगर हम अब बात करें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, तो साथियों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्यवाद 1973 है, ये किससे संबंधित है, तो साथियों इसमें बताया गया है कि जो प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना, ये प्रस्तावना से संबंधित है। तो जो प्रस्तावना है इसमें बताया गया है कि जो संविधान की प्रस्तावना है, हम संविधान की प्रस्तावना में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से वाद ने माना है कि हम संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, तो जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 है, इसने माना कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और संविधान में अभी तक कितने बार संशोधन हुआ है, तो एक बार संविधान में संशोधन हुआ है, ठीक है। और कब हुआ है, तो 42वें संविधान संशोधन कब है, 42वां संविधान संशोधन कब होता है, तो 1976, ठीक है, 1976 में होता है, ठीक है। और इसने माना कि हम संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। किसने माना, तो इसी ने माना, ठीक है। और एक प्रश्न फिर और पूछा जाता है बेरुबारी, ठीक है, बेरुबाड़ी वाद, ठीक है। तो जो बेरुवाड़ीवाद 1960 है, बेरुवाड़ीवाद 1960, इसने माना था कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का संविधान का अंग नहीं है। बेरुवाड़ीवाद ने क्या माना कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और किस वाद ने माना कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। अगला प्रश्न यहां से इस प्रकार से पूछा जाता है, तो केशवानंद भारती वाद ने माना कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन हम इसके मूल ढांचे में क्या नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चारों के चारों भी जो ऑप्शन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इन्हें भी क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में दोस्तों इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए और क्लास देखने के लिए हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार की क्लास लाने के लिए बहुत बहुत मेहनत लगती है, इस प्रकार के प्रश्न लाने के लिए बहुत बहुत क्या लगती है, मेहनत लगती है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप भी थोड़ी हमारे तरफ से हमारे लिए मेहनत करेंगे। क्या मेहनत करेंगे कि इस क्लास को अपने सभी साथियों तक ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और अगली जो मैराथन क्लास होने वाली है वो किससे रहने वाली है, तो दोस्तों वो हिस्ट्री से रहने वाली है। और इस प्रकार से हम जो एसएसटी है, एसएसटी को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम एसएसटी में क्या करने वाले हैं, एक क्लास मानचित्र से करने वाले हैं कि जितने भी प्रकार से मानचित्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैप से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक क्लास में हम मानचित्र करने वाले हैं। अगले क्लास में हम संविधान संशोधन को करने वाले हैं। अगले क्लास में हम जो संविधान है, संविधान की जो 12 अनुसूचियां उसे करने वाले हैं। और अगले क्लासों में हम फिर क्या करने वाले हैं,
कि जो हिंदी पेडागोजी है या जो सीडीपी है उससे क्लासें करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।